Welcome everyone. Our topic for today is retail banking and corporate banking. So to begin with, I would like to explain you the difference between retail banking and corporate banking. देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग. कॉर्पोरेट बैंकिंग हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉर्पोरेट बैंकिंग, लेकिन अभी यहाँ पर रिटेल बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये दोनों टर्म्स का मीनिंग समझना ज़रूरी है. देखिए, जब बैंक आपको ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड्स के लिए बने हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि बैंक इज प्रोवाइडिंग यू रिटेल सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग. और जब बैंक ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है जो कि बिग कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या फिर कंपनीज के ऊपर फोकस्ड हों, दैट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग इज नोन एज कॉरपोरेट बैंकिंग. देखिए, अभी आप यही बेसिक डिफरेंस समझिए दोनों के बीच में. जो बेसिक और मोटा डिफरेंस रिटेल बैंकिंग एंड कॉरपोरेट बैंकिंग में है, दिस इज द ओनली वन, कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स के ऊपर फोकस्ड करे जाते हैं, दैट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग इज नोन एज रिटेल बैंकिंग. एंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि कॉरपोरेशंस या कंपनीज को टारगेट करते हैं, such aspect of banking is known as corporate banking. So in this video, we are going to discuss about retail banking, and in the next video, I'll discuss about corporate banking. Fine. So retail banking means the products and services provided to the individuals and household sector, उनके पर्सनल यूज या उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए ऐसे एस्पेक्ट को आप कहेंगे रिटेल बैंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड सेक्टर किस पर्पस के लिए रिटेल बैंकिंग यूज कर सकता है? लोन्स के लिए. अब जो लोन्स भी हैं वो किस तरह के लोन्स लेता है? एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरह के लोन्स ले सकता है? घर बनाने के लिए, व्हीकल एक्वायर करने के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसी खरीदने के लिए, टेलीविजन खरीदने के लिए, या फिर वेकेशन पे जाने के लिए, इस तरह के लोन्स चाहिए इंडिविजुअल्स को. सो जो बैंक का वो एस्पेक्ट जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, इंडिविजुअल्स के इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, ऐसे एस्पेक्ट को आप रिटेल बैंकिंग कहेंगे. क्या रिटेल बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग आता है? नो. रिटेल बैंकिंग इंक्लूड्स लेंडिंग प्लस और जो कुछ भी बैंकिंग सर्विसेज इंडिविजुअल्स के लिए बैंक ने बनाई हैं, ऐसे हर तरह की सर्विस को आप रिटेल बैंकिंग में इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट खोलने की फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल लॉकर फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ अदर बैंकिंग सर्विस जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस्ड है, वो सब कुछ रिटेल बैंकिंग में आ जाएगा. रिटेल बैंकिंग में ना सिर्फ ये इंडिविजुअल्स आते हैं, हाउस होल्ड्स, बल्कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस भी रिटेल बैंकिंग में आ जाते हैं, क्योंकि जो कॉरपोरेट बैंकिंग है वो बड़े कॉरपोरेशंस या कंपनीज के ऊपर फोकस्ड है, जो सोल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अकेले बिजनेसेस रन कर रहे हैं, छोटे छोटे से जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे से बिजनेसेस रन कर रहे हैं, वो सब भी रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन में आ जाएंगे. या फिर HNIs. व्हाट आर HNIs? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन से हैं? जो कि थोड़े से अमीर कैटेगरी के जो लोग आ जाते हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है या बहुत कैश है या जिनका बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं. तो जो इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब कवर हो जाएंगे रिटेल बैंकिंग में. सो दिस इज व्हाट इज
द एस्पेक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि जो रिटेल बैंकिंग है उसमें जो बैंक्स हैं वो कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप खुद ही देखिए कि जब आप बैंक में जाते हैं तो आप बैंक से आपको किस किस तरह की सर्विसेज या किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको बैंक से मिल सकते हैं। जो सबसे पहला द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड अंडर रिटेल बैंकिंग इज द ट्रांजैक्शन अकाउंट। नाउ व्हाट इज द ट्रांजैक्शन अकाउंट? ट्रांजैक्शन अकाउंट इज अ करंट अकाउंट। मैंने आपको जब बैंक का कंसेप्ट समझाया था उसमें मैंने आपको जो प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन बताया था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का, उसमें मैंने आपको 4 तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स बताए थे, दैट इज एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ये 4 तरह के अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे। अब जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस्ड अकाउंट होता है दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये अकाउंट बना ही ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इस अकाउंट में जो इंडिविजुअल है वो किसी भी टाइम पे पैसा डिपॉजिट कर सकता है और किसी भी टाइम पे पैसा विड्रॉ कर सकता है। कितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर सकता है। ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई रोक, कोई सीमा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो निल रहता है। सो जो पहला प्रोडक्ट या सर्विस रिटेल बैंकिंग के अंडर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को दैट इज ट्रांजैक्शन अकाउंट। Another type of account, another type of facility is the facility of saving account. Saving account में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे कि आपकी सेविंग्स की जो हैबिट है वो इनकलकेट होगी। और सिंस आपको मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इसमें मेंटेन करके रखना ही है, इसलिए बैंक इसमें आपको मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करता है। 3 to 4% का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिट है। आप जैसे आप करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, आप सेविंग्स अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिट लगा दी जाती है ताकि आपकी जो सेविंग्स की हैबिट है वो बनी रहे। So this is the second product or service that is provided under retail banking. The third type of service that is provided is the debit card facility. अब debit card, ATM card and credit card, these are all plastic money, क्योंकि ये सब cards हैं। So these three are known as plastic money. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटीएम कार्ड के बारे में। एटीएम कार्ड को यूज करके आप एटीएम मशीन से अपने कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक पिन्स आप चेंज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बैंक ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड कार्ड इज द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप रिटेल आउटलेट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसमें से उतना बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा जितने की आपने शॉपिंग करी होगी। मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस 1 लाख रुपीस है और आपने 20,000 की शॉपिंग करी है, तो अगर आप डेबिट कार्ड यूज करके 20,000 की पेमेंट उस रिटेल आउटलेट पर करते हैं तो ऐसे में आपका जो बैंक बैलेंस है वो डिडक्ट होकर 80,000 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाता है। यूज क्या है, आपको कैश जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप बिना कैश के आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डेबिट कार्ड को यूज करके। Now what is a credit card? क्रेडिट कार्ड में भी आप रिटेल आउटलेट पे उसी तरह से शॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि आपने डेबिट कार्ड यूज करके करी थी। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर आपने 20,000 की शॉपिंग करी है तो ये आपके अकाउंट बैलेंस में से डिडक्ट नहीं होगा। आपका अकाउंट बैलेंस वही का वही रहेगा।
ये 20,000 एक तरह से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और इस 20,000 को आपको 40 या 45 डेज या फिर जो भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट है जो बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर दे रखी है, इस 20,000 को आपको विद इंटरेस्ट बैंक को वापस करना होगा. दिस इज what is the concept of credit card. Fine. And the next product and service is the traveler's check. Traveler's check बैंक से आप इशू तब करवा सकते हैं जब आपने किसी वेकेशन पर जाना है, कहीं पे आपने ट्रैवल करना है, आप कैश कैरी करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि वेकेशन में आप इधर उधर कहीं पे जाओ तो आप कैश चोरी होने का डर रहता है, इसलिए आप कैश को अवॉइड करने के लिए आप ट्रैवलर्स चेक बैंक से इशू करवा लेते हो और उस ट्रैवलर्स चेक को आप उस जगह पर जाकर, उस वेकेशन वाली जगह पर जाकर आप इस चेक को इन कैश करवा सकते हो, जिससे कि जो आपका कैश चोरी होने का जो रिस्क है वो खत्म हो जाए. Another product and service that is offered by the bank in retail banking is the mortgage loan. Now, what is a mortgage loan? यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो बैंक से लोन लेगा. अब देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है. कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखनी पड़ती है, तब आपको जाकर बैंक से लोन मिलता है. तो व्हाट इज अ मॉर्टगेज लोन? जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? अचल संपत्ति. अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अचल संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा नहीं सकते. दैट इज नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंड या फिर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई घर था आपने वो गिरवी रख दिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर कोई ज़मीन थी उसको गिरवी रख दिया, या फिर कोई दुकान थी आपके पास, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी आपने उसको गिरवी रख दिया. तो सच टाइप ऑफ लोन इज नोन एज मॉर्टगेज लोन, जहां पे आप बैंक से लोन लेते हैं और बदले में आप गिरवी रख देते हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी. Another type of loan, another type of service that is provided under retail banking is home equity loan. होम इक्विटी लोन में आप बैंक से लोन अवेल करते हैं अपना घर गिरवी रखकर. अपना घर गिरवी रखकर जब आप लोन लेते हैं बैंक से, such type of loan is known as home equity loan. So these are some services that are provided by the bank under retail banking. और रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट मैंने आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि जब बैंक्स ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन करते हैं जो कि इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल या मीडियम बिजनेसेस के लिए हो या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइंड हो, ऐसे एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग को आप कहते हैं रिटेल बैंकिंग. दैट्स ऑल इन रिटेल बैंकिंग. Now, after retail banking, let's move forward to corporate banking. So, to begin with, let's revise what we have done in retail banking. Retail banking start करने से पहले भी मैंने आपको retail banking and corporate banking में एक ही major difference आपको मैंने समझाया था, और वो क्या है कि रिटेल बैंकिंग इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड सेक्टर. जब बैंक ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन करता है जो कि इंडिविजुअल्स या हाउसहोल्ड सेक्टर के ऊपर फोकस्ड हो, सच एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग इज नोन एज रिटेल बैंकिंग. और ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि बिग कॉरपोरेशंस या फिर कंपनीज के ऊपर फोकस्ड हो, such aspect of banking is known as corporate banking. So let's begin with the meaning of corporate banking. That aspect of banking that deals with corporate customers. यहाँ पे सारे corporate customers की बात करेंगे हम. सारे products आप खुद को assume करिए कि आप एक बैंक हैं और अब आपका फोकस यहाँ पर छोटे इंडिविजुअल्स के से हटकर अब आपका जो फोकस है वो कहाँ चला गया है? जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, जो बिग क्लाइंट्स हैं, बिग बिजनेस यूनिट्स हैं, उनके ऊपर आपका फोकस चला गया है. सेकेंड इज
इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड टू द कॉरपोरेशंस। क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं? एक जो बैंक है वो अपने कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए किस किस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है? उनके कैश को मैनेज करता है, उनको लोन्स देता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके बिहाफ पे स्टॉक्स या बॉन्ड्स इशू करता है। इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। सिंस जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है वो बिजनेस कस्टमर्स के ऊपर, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ऊपर फोकस्ड है, दैट इज वाई कॉर्पोरेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग में ना सिर्फ स्मॉल टू मिड साइज कॉर्पोरेशंस आते हैं बल्कि लार्ज कॉर्पोरेशंस भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। Now, what are the products and services that are offered under corporate banking? देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट या सर्विस जो कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है बैंक, दैट इज लोन फैसिलिटी। स्मॉल या लार्ज कॉर्पोरेशंस की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो बैंक्स हैं इन कॉर्पोरेशंस को लोन्स देते हैं। और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक्स? कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि बिग कॉर्पोरेट्स के बिहाफ पे जो उनके कैश हैं, उनका जो कैश है वो कलेक्ट करते हैं उनके कस्टमर से, और उनके बिहाफ पे जो पेमेंट्स हैं वो करते हैं। इस तरीके से रिसीवेबल्स और पेएबल्स को मैनेज करके जो बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Another product and service is the equipment lending. Now, what is equipment lending? जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको मशीनरी, प्लांट ये सब बाय करने के लिए लोन्स चाहिए। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है ऐसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, और बदले में उनसे पीरियोडिक पेमेंट्स लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ईएमआईज बना देता है और वो ईएमआईज लॉन्ग टर्म में उनसे कलेक्ट करता रहता है। दिस इज व्हाट इज इक्विपमेंट लेंडिंग। अनदर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज द ट्रेड फाइनेंस। नाउ व्हाट इज ट्रेड फाइनेंस? ट्रेड फाइनेंस में इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क्स को कवर करता है। मान लीजिए जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब सिंस एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो अगर फॉरेन करेंसी का जो दाम है वो इंडियन करेंसी के मुकाबले बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़े हुए रिस्क्स हैं उनको कवर करता है बैंक अंडर ट्रेड फाइनेंसिंग। किस तरह से? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे फॉरेन पेमेंट्स कलेक्ट करके, या फिर फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके। फैक्टरिंग सर्विसेज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिसमें कि जो बैंक है वो फॉरेन क्लाइंट से अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट करता है और बदले में बैंक को कमीशन मिलती है, दैट इज नोन एज फैक्टरिंग। सो जो इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कवर करता है बैंक अंडर ट्रेड फाइनेंस। Yet another product and service is known as investment banking. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए अंडरराइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके बिहाफ पे सिक्योरिटीज सेल करता है। व्हाट आर सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज में आपके शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। सो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैंक प्रोवाइड करता है अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। साथ ही साथ अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को एडवाइस करता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कैसे किए जाएं। मान लीजिए ABC कंपनी मर्ज होना चाहती है विद XYZ कंपनी, सो जो बैंक है अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करता है मर्जर एंड एक्विजिशंस में। Another product and service that is offered under corporate banking is the project finance. अब एक कंपनी है जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहती है, तो वो कंपनी एस्टिमेट करती है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो एस्टिमेट करती है, अंदाज़ा लगाती है कि आने वाले 10 साल में इस प्रोजेक्ट से उसकी इतनी कमाई होगी, उसके इतने एक्सपेंसेस रहेंगे और सब माइनस
प्लस करने के बाद जो उसका प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो इतना रहेगा। तो जो बैंक है वो ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर अगर इम्प्रेस होता है तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है बैंक ऐसी कंपनी को, और ये लोन जो है वो कंपनी रीपे कैसे करती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। ठीक है, जैसे कि आने वाले 10 साल में मान लीजिए पहले 2 साल में लॉस रहेगा तो बैंक हो सकता है ये कह दे कि आने वाले जो स्टार्टिंग के 2 साल हैं वहां पर हमें लोन की रीपेमेंट मत करना। जो लोन की रीपेमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी 3rd ईयर से लेकर मान लीजिए 10 साल तक प्रॉफिटेबल रहेगा, तो 3 से 10 साल के अंदर अंदर जो हमारा लोन है वो वापस कर दीजिएगा। सो प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो लोन्स हैं वो रीपे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। Another product and service is the advisory service, जहाँ पे जो बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर अपने एसेट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इस तरह की एडवाइजरी सर्विस जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस इज द शेयर होल्डिंग, जहाँ पे जो बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के जो शेयर्स हैं वो बाय कर लेता है। मान लीजिए दिस इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसके 10 लाख शेयर्स इस बैंक ने परचेज कर लिए और 10 लाख शेयर्स परचेज कर लिए 10 रुपए के हिसाब से। तो इस तरह से 1 करोड़ का पैसा जो है वो इस कंपनी के पास चला जाएगा। तो शेयर होल्डर बनकर जो बैंक है वो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। सो these are some products and services that are offered by the banks under corporate banking.